व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के बारे में आई गेस बात कर ली थी। और हम लोगों ने ये देख लिया था कि अगर आप कोई एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो फ्रॉम ब्राइन सॉल्यूशन, तो आप लोग वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो ऑक्सीडेशन मेथड का। वहां पर आप लोगों को अगर क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप लोगों के पास में ब्राइन सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आप लोग NaCl में से प्योरली सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो फिर आपके पास में NaCl मॉल्टन फॉर्म में होना चाहिए, मतलब NaCl के साथ पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर NaCl के साथ पानी आ गया तो वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा, वाटर भी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन बनाएगा और NaCl भी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन्स बनाएगा, तो वहां पर फिर आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। और फिर हमने गोल्ड का एक्सट्रैक्शन देखा था, जो बेसिकली लीचिंग प्रोसेस ही है। उसको KCN के साथ वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो वो एक इंटरमीडिएट सॉल्ट बना लेगा। गोल्ड जो सॉल्ट बनाएगा वो प्योर सॉल्ट होगा, उसमें उसकी इंप्योरिटीज नहीं होगी। देन उस सॉल्ट को आप जिंक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करोगे तो जिंक सॉल्ट बना लेगा और आपका गोल्ड प्योर आपको मिल जाएगा। अब अपन यहां पर स्टार्ट करने वाले हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग या रिफाइनिंग को हम लोग प्योरिफिकेशन भी बोल सकते हैं। रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी आप लोगों ने जो मेटल अभी अभी एक्सट्रैक्ट किया है, आपको फर्दर इसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी और इसका प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा। प्योरिफिकेशन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब हम लोग एक ओर को अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो ओर के साथ साथ बहुत सारे मैट्रिक्स, अर्थी इंप्योरिटीज यानी गैंग्स आ जाता है। और आपने देखा कि ये गैंग स्मेल्टिंग तक प्रेजेंट रहता है, जहां पर आपको फाइनली फ्लक्स डाल के उसका स्लैग बनाना पड़ता है। लेकिन आपको पता है कि जब आप लोगों ने एलिंगम डायग्राम पढ़ा था, जब आपने रिवर बैटरी फर्नेंस पढ़ा था, जब आपने ब्लास्ट फर्नेंस पढ़ा था, तो हम लोगों ने कार्बन को, जैसे कार्बन को पिछले वीडियो में गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिंक को हमने एज अ सॉर्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट चूज किया था। तो जब आपका मेटल निकलता है तो याद करो, जब आपका मेटल निकलता है तो मेटल के साथ साथ में कभी कभी कुछ अमाउंट में स्लैग में क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, टिन, एंटीमनी, बिस्मथ, ऐसे सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, इन सब की इंप्योरिटी आपका जो फाइनल मेटल निकलता है ना उसके अंदर भी रह जाती है। मतलब ये इंप्योरिटी आप पूरा प्रोसेस निपटा लेते हो, आपको मेटल मिल जाता है, वो भी इंप्योर होता है क्योंकि उसके अंदर भी इंप्योरिटीज होती है। तो फाइनली जो आपने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया है, उस एक्सट्रैक्टेड मेटल में से जिसको बोलना चाहिए रही सही बची कुची जो आपकी इंप्योरिटीज है, उसको हटाने की प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग। इसमें सबसे पहली प्रोसेस मेरे लाडले बच्चों के लिए आ रही है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है जल्दी बताओ, क्लास 11th में पढ़ा होगा और बचपन से पढ़ते आ रहे हो। डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है? चलो नहीं पता, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो, गौर से देखो इस टॉपिक को। ये दर्दीला दिखने वाला टॉपिक दर्द डिस्को नहीं करेगा, इजीली हो जाएगा। कैसे? देखो क्या होता है, हम यहां पर ऐसे मेटल्स का ये प्रोसेस करते हैं। भाई सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से मेटल्स है जो डिस्टिलेशन करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लोहे का डिस्टिलेशन कर रहे हो तो उसका नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना वो मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इनफैक्ट लो बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो मेटल्स दैट कैन वेपोराइज इजीली, वो मेटल्स जो इजीली वेपोराइज हो जाएंगे उनका हम लोग यहां पर यूज करेंगे, जैसे कि मर्क्यूरी, जिंक एंड कैडमियम। ये तीन ऐसे मेटल्स हैं जो बड़े आराम से वेपोराइज हो सकते हैं। तो क्या करा जाता है, एक चेंबर में इन मेटल को रखा जाता है। मेटल के साथ में जो इंप्योरिटी होती है, ये जो मेटल है इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बट नॉट ऑफ इंप्योरिटीज। जो आपकी इंप्योरिटीज होती है उन इंप्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होता, यूजुअली उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यूजुअली हैव
हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो अब क्या होगा, आपने एक चेंबर में इम्प्योर मेटल ले लिया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया तो आपका मेटल का वेपराइजेशन इजीली हो जाएगा, मतलब आपका मेटल भाप बन के ऊपर उठेगा और इंप्योरिटीज नीचे ही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि इंप्योरिटीज का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से इंप्योरिटी वेपोराइज नहीं होगी और नीचे ही रह जाएगी, और आपका जो मेटल है वो वेपर होके ऊपर 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 इन दी एयर उड़ता जाएगा। फिर क्या होगा, ऊपर की तरफ ऐसे पाइप्स लगे हुए होंगे जो इसके वेपर्स को कलेक्ट करेंगे, और साइड में एक जगह पर लगा होता है कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब क्या होता है, एक पाइप जिसके अंदर ये वेपर जा रहे हैं, हम उस पाइप के आसपास ठंडा पानी घुमाते रहते हैं। ठंडा पानी क्या करेगा, इन वेपर्स का टेम्परेचर कम करेगा, और जैसे टेम्परेचर कम होगा ये वेपर कंडेंस हो जाएंगे, इसलिए उसका नाम कंडेंसर पड़ गया वो पोर्शन का। और ये वेपर्स कंडेंस होके वापस से ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड फॉर्म में एक दूसरी तरफ गिरते जाएंगे, और बाद में आप उसे वहां से कलेक्ट कर सकते हो, और जब टेम्परेचर और डाउन होगा तो दे विल गेट सॉलिडिफाई। तो बेसिकली डिस्टिलेशन ऐसे मेथड्स से, डिस्टिलेशन ऐसे मेटल्स का किया जाता है जिनका वेपोराइजेशन इजीली हो जाए, और जो उनके साथ में जो इंप्योरिटीज है वो इजीली वेपोराइज नहीं हो सके। बहुत बेसिक सा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। डिस्टिलेशन के बाद जो सेकेंड टेक्निक हम लोग यूज करते हैं इज लिक्विएशन। लिक्विएशन का मतलब ये होता है कि ऐसे मेटल्स जिनका, जैसे यहां पर हम लोगों को एक्चुअली ऐसा बोलना चाहिए, एक ऐसे मेटल्स जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट हो, दे कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू वेपोराइज। लेकिन यहां पर हम लोग ऐसे मेटल्स चूज करेंगे, ऐसे मेटल्स चूज करेंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, यानी दैट कैन बी इजीली मेल्ट्स। ऐसे मेटल्स जो बड़े आराम से मेल्ट हो जाए, बड़े आराम से पिघल जाएं, वो मेटल्स का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। यूजुअली यहां पर कौन से मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक का, कैडमियम का, मरकरी तो अपने आप में ही लिक्विड है, उसके बाद आपके टिन का, आपके बिस्मथ का, आपके एंटीमनी का, एक्सेट्रा, इन मेटल्स का हम लोग लिक्विएशन कर सकते हैं। क्या करना होता है प्यारे बच्चों, फिसल पट्टी, एक फिसल पट्टी होती है हमारे पास में, इस तरीके की एक फिसल पट्टी होती है, यहां पर आपके इंप्योर मेटल को रखा जाता है और यहां पर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। यहां पर से टेम्परेचर बढ़ा के यहां से हीट करेंगे, तो धीरे धीरे हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये जो मेटल का टुकड़ा है जो अभी इंप्योर है, ये इंप्योर मेटल धीरे धीरे हीट होगा। हीट होने की वजह से जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से धीरे धीरे पिघल के नीचे फ्लो होता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे ये जो मेटल का पीस है ये भी छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और लास्ट में एक छोटा सा टुकड़ा रह जाएगा, बस लास्ट में एक छोटा सा पीस रह जाएगा जो पूरी तरीके से इंप्योर होगा, वो आप उसको उठाकर फेंक दो। वो क्यों नहीं मेल्ट हो पाया, क्योंकि अधिकतर चीज उसके अंदर क्या है, मैक्सिमम उसके अंदर क्या है, इंप्योरिटीज है, और जो नीचे आपको मिलेगा कलेक्टेड फॉर्म में वो हो गया आपका प्योर मेटल। तो जो मेटल इजीली मेल्ट हो जाते हैं उनको एक ऐसे पोजीशन पे रख के, एक हाइट पर रखकर मेल्ट किया जाता है, और वो फ्लो होके स्लोप की मदद से नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। और जो इंप्योर मेटल रहता है, जो हाईली मेटल जिसके अंदर हाई अमाउंट में इंप्योरिटी होती है, वो छोटा सा पोर्शन ऊपर रह जाता है जिसको आप यहां से हटा सकते हो। क्या ये चीज क्लियर हो गई, क्या ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए? बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है, पक्की बात, श्योर, 100% क्लियर। क्या इसको मैं रब कर दूं? वैसे इसका स्क्रीनशॉट भी क्या लेना है यार, एक बार बस समझ लो तो मजा आ जाएगा। ओए मेरे गुलजारी लालो, क्या तुम्हें पता है कि इसका कोई यूज नहीं है, ओ ना जेई में और बोर्ड में तो ये बचा ही नहीं है। जी हाँ भाई और बहनों, इसकी कोई इज्जत नहीं रही, इसकी इज्जत बर्बाद हो गई है हमारी आंखों में, इसीलिए हम इसे देख नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन छिछोरो, अगर ये जेई और नीट में आ गया ना तो अड्डी वाट लग जाए। समझ में आ रही है बात? चलो, रिफाइनिंग में थर्ड प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसकी थोड़ी सी इज्जत कर लेना, इसको थोड़ी सी 21 तोपों की सलामी दे देना, क्योंकि ये जरूरी है। और हमारा सरकारी अस्पताल के टूटे हुए बेंच में निकले हुए कीले, ये बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, नाउ गाइस, इसको समझने के पहले इसका वर्किंग समझ लो।
देखिए क्या करना होता है, वही इलेक्ट्रोलिसिस ही करना है, आपको वैसे सब कुछ आता ही है। तो ये आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा। यहां पर बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका कैथोड होगा, आप देखो मैंने कितना पतला कैथोड बनाया है। वाई? क्योंकि ये कैथोड प्योर मेटल से बना हुआ होगा, ठीक है। दिस विल बी अ प्योर मेटल, दिस विल बी प्योर मेटल एंड दिस विल फॉर्म कैथोड। कैथोड क्योंकि इसकी तरफ केटायंस अट्रैक्ट होंगे, तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड होगा, ठीक है। अब ये जो प्योर मेटल है, अपन यहां पर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर सीख रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तो प्यारे बच्चों, जिस मेटल को आपको प्यूरिफाई करना है, उसी मेटल का आपको कैथोड बनाना है। बट ये ध्यान रखना कि वो कैथोड प्योर होना चाहिए। मतलब अगर आपको कॉपर निकालना है तो उसके लिए पहले से आपके पास में प्योर कॉपर का एक पतला सा तार होना चाहिए। एक पतला सा तार भी काम कर जाएगा, बट वो कैसा होना चाहिए? प्योर। अब जो आपका इम्प्योर कॉपर है, आप उस इम्प्योर कॉपर को क्या करो, आप उस इम्प्योर कॉपर को एक इलेक्ट्रोड के शेप में कन्वर्ट कर लो। याद करो ब्लिस्टर कॉपर निकलता था, तो ये जो ब्लिस्टर्ड कॉपर है, इस ब्लिस्टर्ड कॉपर को आप एनोड बना दो। तो आप देखो मैंने एनोड कितना मोटा बनाया है। दिस इज योर एनोड। और ये एनोड कहां से बना है? ये एनोड बना है आपके इम्प्योर मेटल से। और यहां पर इम्प्योर मेटल कौन है? आपका कॉपर। क्या ये डाउट क्लियर हुआ? अब इन दोनों को डिप कायम में करें तो प्यारे बच्चों, इनको डिप करना पड़ेगा कॉपर के ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। यानी आपके कॉपर का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा ना प्यारे बच्चों, उसी के अंदर आपको इसको क्या करना पड़ेगा? डिप करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इसको लेट से हमने इसको कौन से सॉल्यूशन में डिप कर दिया? वी हैव डिप्ड इट इनटू CuSO4 सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने इसको डिप कर दिया। क्या ये चीज क्लियर हो गई? नाउ जैसे ही आप लोग यहां पर करंट फ्लो स्टार्ट करोगे, हम लोग सब जानते हैं कि जो एनोड होता है, एनोड पर हमेशा क्या चालू हो जाता है? ऑक्सीडेशन। तो बेटा एनोड पर क्या होगा? ये जो आपका कॉपर है, ये इम्प्योर कॉपर यहां पर क्या होना शुरू हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। तो कॉपर यहां पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर हो जाएगा ऑक्सीडाइज। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जैसे जैसे ये कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, जैसे जैसे ये एनोड पर से कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, ये एनोड का शेप पतला होता जाएगा। ये एनोड का शेप धीरे धीरे पतला होता जाएगा, क्योंकि इसका जो कॉपर है, इसका जो कॉपर है वो धीरे धीरे बाहर निकलना चालू हो जाएगा। कौन से फॉर्म में? Cu डाई पॉजिटिव फॉर्म में। अब ये इलेक्ट्रॉन भाई कैथोड पर कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल है ना। तो अब क्या होगा? जैसे ये कैथोड, जहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों? रिडक्शन। कॉपर पर रिडक्शन होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो ये कॉपर डाई पॉजिटिव के आयंस तुरंत दौड़कर किसके पास जाएंगे? कैथोड के पास। और ये इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रेवल करते हुए कहां जा रहे हैं? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किस पर इकट्ठे हो रहे हैं? आपके कैथोड पर। तो जैसे ही आपके कैथोड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे, यहां से जो निकल रहा है कॉपर डाई पॉजिटिव बोलेगा अरे वाह, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होगा बाबू भैया, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो कॉपर यहां से भागेगा किसके पास? कैथोड के पास। और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बन जाएगा कॉपर। ये कॉपर कैसा था? इम्प्योर। ये कॉपर कैसा है? प्योर। समझ में आ रही बात? और धीरे 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 धीमे 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 यहां पर आपको कॉपर इस कैथोड के ऊपर जमा होता हुआ दिखाई देने लगेगा। और ये कैथोड का जो वायर है, ये जो आपने कैथोड पर ये जो हल्का सा तार लिया था, ये तार का शेप बल्की होता जाएगा, ये मोटा होता जाएगा। एंड यहां पर आपको कॉपर डिपोजिशन देखने को मिलेगा। कॉपर यहां पर डिपॉजिट क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां से निकलने वाले Cu डाई पॉजिटिव आयन को यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी। और धीरे धीरे ये वाला जो एनोड है, एनोड विल गेट डिसअपियर्स। एनोड डिसअपियर होने लगेगा।
और लास्ट में बिल्कुल बारीक सा एक तार जैसा रह जाएगा जिसे आप हटा देंगे। अब बात समझो, जब यहां से इम्प्योर कॉपर निकलेगा तो बेटा यहां पर क्योंकि मेटल है ये, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, लेकिन इस मेटल के साथ सल्फर, फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, है ना, बिस्मथ, कार्बन, सिलिकॉन, ये जो सारी इंप्योरिटीज हैं ये सब ऑलमोस्ट नॉन मेटेलिक नेचर की है, तो इनका ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, तो इलेक्ट्रोलिसिस में ये पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगे, तो यहां पर ये जमा होने लगेंगे। तो यहां पर आपको ये जमा होते हुए दिखाई देंगे, और ये क्योंकि एनोड के नीचे इकट्ठा हो रहा है इसीलिए इसे नाम दे दिया जाएगा एनोड मड। और ये एनोड मड इज नथिंग बट द इंप्योरिटीज, ये वो इंप्योरिटीज है दैट आर प्रेजेंट, इंप्योरिटीज दैट आर प्रेजेंट इन इम्प्योर मेटल, दैट आर प्रेजेंट इन इम्प्योर मेटल। ये इम्प्योर मेटल में जो प्रेजेंट इंप्योरिटीज है वो यहां पर नीचे इकट्ठी हो जाएगी, और क्योंकि एनोड के नीचे पाई जा रही है इसलिए इसका नाम दे दिया गया एनोड मड। और ये हो गई त्वाडी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? यूजुअली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किन किन मेटल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है? आप कॉपर के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और आप इसका इस्तेमाल एल्यूमिनियम के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था एल्यूमिनियम को आप इलेक्ट्रोलाइटिकली एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिकली एक्सट्रैक्ट हो सकता है वो इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन भी किया जा सकता है। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत इसके अंदर? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस चैप्टर को आप एक अलग चैप्टर मत समझो, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। सीबीएसई वाला तुमको बोल देगा कि मैंने तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए बोला था, तुमने नहीं पढ़ी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या लड़ने जाओगे उससे? मेरे को मत बोलना कि सर चलो आओ दो दो हाथ करें, क्योंकि मैं तो बोल दूंगा कि भैया मैं तो लड़ूंगा नहीं, मैं तो 150 रुपया दे के बच जाएगा रे बाबा, अपन कचरा सेट है, 150 रुपया देगा और भाग जाएगा। चलो नोट करो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसके बाद फिर फोर्थ वाली जो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है वो अपन पढ़ते हैं फटाफट से, बट प्लीज हैव अ लुक। अरे मेरा डोरेमोन, मेरा पिकाचू, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जिंक के लिए भी इस्तेमाल होता है। चलो हो गया गाइस, रब करे इसको। चलिए दिस इज द थर्ड प्रोसेस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोर्थ मेथड जिसे बोला जाता है जोन रिफाइनिंग। नाउ गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोल रहा हूं जोन रिफाइनिंग के ऊपर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, और जोन रिफाइनिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशनली इसको पढ़ लीजिएगा। जोन रिफाइनिंग, सबसे पहली बात गाइस ध्यान रखना, जोन रिफाइनिंग कहां यूज की जाती है? इट इज यूजुअली यूज्ड टू ऑब्टेन हाई प्योरिटी, it is used to obtain high purity metals that are used in semiconductors। ये कहां यूज किए जाते हैं? ये सेमीकंडक्टर्स जो बनते हैं ना उनके अंदर यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर सुना आपने? वो जो रेडियो, ट्रांजिस्टर्स, आपके जो टेलीविजन सेट्स होते हैं जो पुराने वाले टाइप के होते थे जिसमें कैथोड रे ट्यूब टाइप की चीज लगती थी, उन्हीं के अंदर सेमीकंडक्टर्स भी लगते हैं। और ये सेमीकंडक्टर्स जो मेटल जिनमें यूज होता है जैसे कि जर्मेनियम है ना, आपका आर्सेनिक और इस तरीके के मेटल, तो जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, तो ये जो मेटल्स हैं इनके एक्सट्रैक्शन के लिए जोन रिफाइनिंग इस्तेमाल किया जाता है। अब ये होता कैसे? जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है दैट impurities are more soluble in molten metal as compared to the solid metals। यानी सॉलिड मेटल की जगह मॉल्टन मेटल में इंप्योरिटी ज्यादा रहती है। तो अब इसको बनाए कैसे? तो इसके लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट देखिए किस तरीके से उन्होंने डिजाइन करा। एक इस तरीके का चेंबर होता है, एक रॉड लाइक चेंबर होता है, और यहां पर अंदर आपके मेटल की एक, जिसको बोलना चाहिए रॉड बोल लो या एक बड़ी सी प्लेट बोल लो,
फिट कर दी जाती है। ठीक है, ये आपका मेटल हो गया। अब यहां पर इस मशीन के अंदर आप लोगों को इनर्ट एटमॉस्फेयर मेंटेन करना है। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब है नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर, मतलब अंदर सिर्फ ऐसी गैसेस ही हो जो या तो नोबल हो या इनर्ट हो। नोबल गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, या इनर्ट जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होती है, थोड़े हाई टेम्परेचर पर भी इनर्ट होती है। अब क्या होता है, यहां पर साथ साथ में ऐसे ड्रम्स चलते हैं, या इनको रोलर्स बोला जाता है। रोलर्स बल्कि इनको हीटर्स बोला जाता है। ये क्या होते हैं, ये हीटिंग रोलर्स होते हैं। क्या बोला जाता है इन्हें, हीटिंग रोलर्स। हीटिंग रोलर्स। अब ये हीटिंग रोलर्स का काम क्या होता है, हीटिंग रोलर्स का काम होता है इस ट्यूब को हीट करना, इस ट्यूब को गर्म करना। अब जब गर्म होगा तो ये जो आपका मेटल है, ये जो आपका मेटल रॉड है, ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जितने पोर्शन पर ये हीटिंग रोलर्स रहेगा उतना पोर्शन क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, उतना पोर्शन मेल्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो कि मेटल का इतना टुकड़ा क्या हो गया, मेल्ट हो गया। तो यहां पर इसे बोल दिया जाएगा मॉल्टन मेटल। क्या बात समझ में आ गई। नाउ इस हीटिंग रोलर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। तो ये पहली स्टेप समझ में आ गई, ये पहला हुआ। कुछ सेकेंड्स बाद, कुछ मिनट्स बाद ये रोलर ऐसे मूव करते हुए आगे आया, और लेट्स इमेजिन कि ये रोलर, अब हीटिंग रोलर करते हुए यहां आ गया। अब क्या होगा, ये जिस पोर्शन पे रहेगा उतना पोर्शन मेटल का मेल्ट हो जाएगा। तो अब ये वाला जो पोर्शन है, अब ये मेल्ट हो गया। जैसे ये मेल्ट होगा, ये जो पीछे वाला मेटल है ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब ये मेटल मॉल्टन फॉर्म में नहीं रहा, ये वापस से सॉलिड हो गया। ये मेटल अब वापस से क्या हो गया, सॉलिड हो गया। अब इतना हिस्सा मॉल्टन फॉर्म हो गया। क्यों, क्योंकि यहां से जो रोलर्स थे ये मूव करते हुए आगे आ गए। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को, समझ में आई बात। अब ऐसा करने से क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला कि जो इंप्योरिटीज होती है वो मॉल्टन मेटल के अंदर रहेगी, सॉलिड मेटल के अंदर नहीं रहेगी। तो इतने पोर्शन में जो मेटल है, इस मेटल के अंदर जो इंप्योरिटी थी वो क्योंकि मॉल्टन मेटल के अंदर सॉल्यूबल रहती है, मॉल्टन मेटल के अंदर रहती है, वो सब इस मॉल्टन मेटल के साथ मूव करते हुए यहां आ गई। और ये जो आपका मेटल वाला हिस्सा हो गया ये प्योर होगा क्योंकि ये वापस सॉलिड हो गया। तो इंप्योरिटी मॉल्टन मेटल में रहना पसंद करेगी। तो जैसे जैसे रोलर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मेटल का मॉल्टन हिस्सा आगे बढ़ेगा और पीछे वाले मेटल की इंप्योरिटीज भी सब इस मॉल्टन हिस्से में भरती जाएगी, घुसती जाएगी। फिर ये ऐसे आप क्या करो, एक बार इधर से इधर ले जाओ, फिर वापस इधर से इधर ले जाओ, फिर इधर से इधर लाओ। ऐसे 5-6 बार जब किया जाता है तो ऑलमोस्ट सारे मेटल की जो इंप्योरिटी होती है वो उसके मॉल्टन हिस्से में चली जाती है। देन फाइनली एक एंड पर आकर आप इस मॉल्टन हिस्से को छोड़ दीजिए। तो अब सिर्फ इतना हिस्सा जो मॉल्टन फॉर्म में रह जाएगा। अब ये जो मॉल्टन फॉर्म रह गया इसको यहां से आप बाहर निकालेंगे, मेटल को इतने हिस्से को कट कर देंगे। इतना टुकड़ा आपको वेस्ट हो ही जाएगा भैया, इतना टुकड़ा तो आपको वेस्ट करना पड़ेगा। और बाकी बची हुई जो रॉड रहेगी ये प्योर मेटल की रॉड हो जाएगी। बस ये जो हिस्सा रहेगा जो आप कट कर रहे हैं, ये कट वाला हिस्सा जो पहले मॉल्टन था ये इंप्योरिटी के साथ रहेगा जिसे आपको फेंकना होगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जोन रिफाइनिंग। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, इसे जोन रिफाइनिंग बोला जाता है। ये जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम जो अपने सेमीकंडक्टर बनाने का काम में आते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन एक्सेट्रा। मेटल्स के अलावा ये नॉन मेटल्स के लिए भी काम में आता है। एल्यूमिनियम, तो ये जो सारे आपके सेमीकंडक्टर्स बनाने के काम में आते हैं, गैलियम, इंडियम, उन सब के लिए ये यूज किया जा सकता है। गैलियम, इंडियम वो भी लिख लो, है ना। चलो यहीं लिख देता हूं, गैलियम, इंडियम
इन सब के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज जोन रिफाइनिंग। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने लाड़ लो, इसे ध्यान से पढ़ लो वरना पड़ेगा तुम्हें एक ठूसा। चलो नोट इट डाउन गाइस, इसको नोट करो, फिर इसको रब करके आगे पढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ेंगे इसको रब करके फिफ्थ प्रोसेस की तरफ। फटाफट हैव अ लुक गाइस। मेरे शिनचैनो ने लिख लिया, क्या मैं इसे रब कर सकता हूँ? ठीक है, मैं इसे रब करने वाला हूँ और अब मैं आप लोगों को फिफ्थ प्रोसेस सिखाऊंगा। ये प्रोसेस आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलिए, और इस प्रोसेस का नाम है वेपर फेज रिफाइनिंग। इसे वेपर फेज रिफाइनिंग बोला जाता है। इसमें आपको वेपर बनाकर उसका रिफाइनिंग करना पड़ेगा। वेपर फेज रिफाइनिंग मेरे लाडलो, वेपर फेज रिफाइनिंग। नाउ गाइस, अगर अपन बात करें वेपर फेज रिफाइनिंग की, तो देखो क्या करना होता है। बिल्कुल सीधी सी बात, आपको यहां पर वेपर फेज रिफाइनिंग के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा दैट मेटल कैन बी इजीली वेपोराइज्ड in its salt form, that is its salts should be volatile, मतलब आपका जो मेटल है, हम क्या करेंगे, उस मेटल को पहले उसके सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और उसके सॉल्ट कैसा होना चाहिए, उसका सॉल्ट वोलेटाइल होना चाहिए, मतलब वेपर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो मेटल सॉल्ट्स होंगे, दिस मेटल सॉल्ट्स शुड बी easily decomposed into its metallic form, यानी फिर वो मेटल के सॉल्ट को हम बड़े आराम से वापस से डीकंपोज करके मेटल फॉर्म में ले आए, ठीक है। ये दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। नाउ गाइज, यहां पर वेपर फेज रिफाइनिंग अलग अलग मेटल्स के लिए की जाती है, और सबसे पहली प्रोसेस को बोला जाता है मून्स प्रोसेस, जो कि स्पेसिफिकली की जाती है निकल के लिए। सबसे पहली प्रोसेस जिसे मून्स प्रोसेस कहा जाता है, और ये किसके लिए की जाती है, निकल के लिए। तो यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 फॉलो करना होगा। आपको निकल जो कि मेटल है, और अभी ये कैसा मेटल है, इम्प्योर मेटल है, आपको इसे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करना होगा अप्रोक्सीमेटली 330 से 350 केल्विन के आसपास। तो यहां पर निकल कन्वर्ट हो जाएगा 4 मोल्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक सॉल्ट के अंदर, दैट इज NiCO4 नाम के सॉल्ट के अंदर। और ये अपने कौन से फेज में होगा, वेपर फेज में। यानी आपने देखा कि आपके मेटल का जो सॉल्ट है ये इजीली वेपोराइज हो जाए, 330 से 350 केल्विन पर ये क्या हो गया, वेपोराइज हो गया, इसका वेपर फॉर्मेशन हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अब सेकंड स्टेप क्या बोलती है कि ये मेटल सॉल्ट जो कि वेपोराइज फॉर्म में है, ये आराम से डीकंपोज भी हो जाए। अच्छा, एक बात समझना, निकल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर सॉल्ट बनाएगा, इसमें प्रेजेंट इंप्योरिटीज नहीं। तो जब ये बनेगा यहां पर सॉल्ट, तो जो इंप्योर सॉल्ट की इंप्योरिटीज है वो पीछे ही छूट जाएगी। अब यहां पर जो इसमें सॉल्ट में जो निकल प्रेजेंट है ये हमेशा प्योर होगा। भाई रिएक्शन तो प्योर सब्सटेंस ही करते हैं, इंप्योरिटी तो सारी पीछे रह गई। अब आप क्या करो, अब आप इस निकल टेट्रा कार्बोनेट को या टेट्रा कार्बोनाइल को आप 450 से 470 केल्विन पर हीट करो ताकि ये डीकंपोज हो जाए। तो आपको इसके डीकंपोजिशन के बाद वापस से यहां पर मिलेगा निकल, और 4 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर उड़ जाएगी, तो कोई इंप्योरिटी का सवाल ही नहीं। और यहां पर आपको जो मेटल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज मून्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को मून्स प्रोसेस बोला जाता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात? श्योर है हम लोग? पक्की बात है गाइस, अच्छे तरीके से देख लीजिए। चलिए, इसके बाद एक और प्रोसेस मार्केट में अवेलेबल है,
जिसे वेन आर्केल प्रोसेस बोला जाता है, वेन आर्केल प्रोसेस। और ये वेन आर्केल प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर जिरकोनियम, यानी एक मेटल जिसका नाम है जिरकोनियम और दूसरा मेटल है जिसका नाम है टाइटेनियम, इन दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अपन यहां पर जिरकोनियम का एग्जांपल लेकर इसको करते हैं, बिल्कुल यही मेथड्स फॉलो करनी है। तो आप पहले जिरकोनियम का ट्रीटमेंट यहां पर बस ये हो जाता है कि आयोडीन के साथ किया जाता है। तो यहां पर ZrI4 नाम का एक सॉल्ट बन जाता है जो वेपर फॉर्म में होता है। फिर इस जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड को वापस से हीट किया जाता है ताकि यहां पर जिरकोनियम और 2 आयोडीन अलग हो जाए। बस फर्क क्या होता है कि यहां वाला जो जिरकोनियम होता है ये कौन से फॉर्म में होता है, ये इम्प्योर फॉर्म में होता है, और ये जिरकोनियम जो मिलता है ये कौन से फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में होता है। दैट्स इट, सिंपल सोबर एंड स्वीट मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं वेन आर्कल प्रोसेस, उसको बोलते हैं मून्स प्रोसेस। याद रखने का तरीका हम लोग भूल सकते हैं कि निकल और जिरकोनियम टाइटेनियम किसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं। तो इसको याद करने का तरीका, मून्स प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड यूज की जाती है ना। तो MC आपका फेवरेट वर्ड, आप दिन भर MC BC करते ही रहते हो लोगों की। तो MC, M के बाद क्या आता है अल्फाबेट्स में, LMN NC, MC NC, समझ में आई बात। MC यानी मून्स प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड यूज किया जाता है। अच्छा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड किस मेटल के लिए, NC के लिए यानी निकल के लिए। तो MC NC, बस अगर ये ट्रिक आपने दिमाग में बैठा ली तो वेन आर्कल प्रोसेस में जिरकोनियम टाइटेनियम आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जब दो प्रोसेस एक जैसी होती है तो माइंड में कंफ्यूजन बन सकता है, तो इसको करेंगे फटाफट से नोट डाउन। फिर लास्ट प्रोसेस क्रोमेटोग्राफी, सिर्फ थ्योरेटिकली समझेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वो प्रोसेस ऐसी है, कभी पूछी जाती नहीं है, बट अपन एक बार देख लेंगे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है मेरे गुलजारी लालो, कितने खुश हो रहे हो क्योंकि अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंड हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। इसीलिए बोलो जोर से तारा रारा, बोलो तारा रारा, चैप्टर खत्म हो गया, बोलो तारा रारा। क्रोमेटोग्राफी, लास्ट टेक्निक इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बारे में ध्यान रखिएगा। इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल मेटल्स, किसी के भी मेटल्स के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। क्रोमा, इसकी मां, उसकी मां, सबकी मां, क्रोमा। क्रोमा मतलब कलर, एंड ग्राफी मतलब स्टडिंग बाय राइटिंग और प्रिंटिंग, मतलब कोई चीज प्रिंट हो जाती है, कोई चीज लिखी जाती है, उसके बाद उसको पढ़ना, उसको बोलते हैं ग्राफी। ग्राफी मतलब कुछ लोग ग्राफी मतलब हैंड राइटिंग भी बोलते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं कलर की स्टडिंग, यानी जो अलग अलग कलर्स होते हैं उसकी स्टडी की जाती है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल अपन समझते हैं डायग्राम की मदद से। देखिए क्या होता है इंडस्ट्रियल लेवल पर, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एक इस तरीके का पॉट, एक इस तरीके का पॉट लगा दिया जाता है और इस पॉट के अंदर एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट भर दिया जाता है। अब ये सॉल्वेंट चूज किया जाता है मेटल और इंप्योरिटी के बेसिस पर। देखिए क्या होता है कि मेटल के अंदर अभी इंप्योरिटीज है। अब मेटल और इंप्योरिटी है अलग अलग, केमिकली दोनों अलग अलग है। जैसे आपने देखा ना, केमिकली अगर मैं मेटल की बात करूं तो केमिकली लेट से मेरा मेटल है आयरन, तो आयरन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, केमिकल रिएक्टिविटी, उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी केमिकल प्रॉपर्टी, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी सब अलग होगी। और अगर आपके आयरन के साथ में सिलिकॉन की इंप्योरिटी है तो सिलिकॉन तो एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट अलग अलग होगी। तो अगर मान लो यहां पर आपने सॉल्वेंट चूज किया, अलग अलग टाइप के आपके पास में मार्केट में सॉल्वेंट अवेलेबल होते हैं। कुछ लोग सॉल्वेंट के लिए एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सॉल्वेंट के लिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सॉल्वेंट के लिए सिंपल पानी ले लेते हैं, कुछ लोग सॉल्वेंट के लिए अल्कोहल्स का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल्स जैसे इथेनॉल, मीथेनॉल,
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये जो अभी मार्केट में सैनिटाइजर्स बिक रहे हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के बनते हैं, आईपीए बोला जाता है इसको। देन प्रोपेनॉल, ऐसे अलग अलग सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, बेंजीन, ये सब अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। तो कोई भी एक सॉल्वेंट जैसे मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, मैंने यहाँ पर मान लो मीथेनॉल यूज कर लिया। अब मीथेनॉल के अंदर आपका जो मेटल है वो अलग प्रकार से सॉल्युबलाइज होगा और मेटल के साथ जो इंप्योरिटी है वो अलग प्रकार से सॉल्युबलाइज होगी। तो इस सॉल्वेंट के अंदर आपका मेटल और इंप्योरिटी का सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगा। अब इसका क्या यूज, इसका यूज ये है कि इसको हैंग करा जाता है एक कॉलम के ऊपर, एक कॉलम जो कि कुछ इंजेक्शन जैसा दिखता है आप लोगों को, और नीचे एक बीकर रख दिया जाता है। अब इसे बोला जाता है कॉलम। क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कॉलम। और बेटा कॉलम पूरी तरीके से आपके एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट क्या था याद करो, सरफेस केमिस्ट्री में सिखाया था अपनी इंदौरी भाषा में, बैठने को बोला था बैठ, आ भाई बैठ जा, बैठ जा, यानी जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होता है तो उसे बोला जाता है एडजॉर्बेट। तो ये जो कॉलम होता है ये कॉलम भरा जाता है एडजॉर्बेट से। ये कॉलम काहे से भरा जाता है? ये कॉलम भरा जाता है पूरी तरीके से एडजॉर्बेट से। अब ये एडजॉर्बेट सिलिकॉन भी हो सकता है, चौक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कॉलम है और इसके अंदर हमने क्या भर दिया? हमने भर दिया एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट सबसे बेस्ट, जो मार्केट में सबसे ज्यादा बेस्ट एडजॉर्बेट आता है वो आता है सिलिका, सिलिका जेल। याद करो सिलिका जेल, वो तुम्हारे पानी की बोतल के अंदर एक सैशे आता है छोटा सा, इलेक्ट्रॉनिक बैग्स के अंदर एक छोटा सा सैशे आता है, वो सैशे जो होता है वही आपका सिलिका जेल होता है जो एड्सॉर्ब करता है। तो ये हो गया एड्सॉर्बेंट। तो जो आपका एड्सॉर्ब होता है प्यारे बच्चों, एड्सॉर्बेट होता है सिलिका जेल, इसे बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी की लैंग्वेज में स्टेशनरी फेज। यानी ये आपके प्रोसेस का वो फेज है जो स्टेशनरी है, जो मूव नहीं करेगा। वहीं पर ये जो आपका सॉल्वेंट है इसे बोला जाता है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज यानी कि जो मूव करेगा। अब क्या होगा? अब हमने यहां पर क्या करा, जो भी आपको मेटल को प्यूरिफाई करना है आपने वो मेटल इम्प्योर फॉर्म में यहां पर रख दिया, आपने वो मेटल इम्प्योर फॉर्म में यहां पर रख दिया। दिस इज योर मेटल जो कि कौन से फॉर्म में है? इम्प्योर फॉर्म में है। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां से सॉल्वेंट गिरेगा, सॉल्वेंट के अंदर इंप्योरिटी अलग तरीके से सॉल्युबलाइज होगी और मेटल अलग तरीके से सॉल्युबलाइज होगा। तो यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे दैट मेटल एंड इंप्योरिटी, मैं आईएमपी लिख रहा हूं, इसको इंपॉर्टेंट मत समझ लेना दादा। अच्छा, सिलिका हो जाएगा, एल्यूमिना हो जाएगा, Al2O3, ये सब बहुत अच्छे एड्सॉर्बेट होते हैं। तो मेटल एंड इंप्योरिटी में लिख देता हूं यार, तुम लोग डेंजर लोग हो, बहुत ही डेंजर बच्चे, बहुत, तुम लोग बहुत डेंजर हो, बहुत डेंजर हो। तो मेटल्स एंड इंप्योरिटीज डिसॉल्व्स सेपरेटली विथ सॉल्वेंट। यानी कि हो सकता है कि इस सॉल्वेंट के अंदर मेटल की इंप्योरिटी बिल्कुल ना के बराबर हो, घटिया इंप्योरिटी मतलब सॉल्युबिलिटी हो, बिल्कुल सॉल्युबलाइज नहीं होता हो ससुरा, और इंप्योरिटी हाईली सॉल्युबल होती है, एकदम भयंकर, मेरा भाई सॉल्वेंट ऐसी इंप्योरिटी हो जाए, मिक्स हो जाए, या तो इंप्योरिटी इनसॉल्युबल हो और मेटल सॉल्युबलाइज हो जाए। भाई होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर अपन मान के चल रहे हैं कि मेटल और इंप्योरिटी की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। अब क्या होगा, जैसे ही सॉल्वेंट इस इंप्योर मेटल में गया, मैं मान रहा हूं कि हमारा जो मेटल है वो अभी सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल है। रिपीट, आई रिपीट, मेटल सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल है। तो बेटा दोनों घुल जाएंगे और घुलने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, ये एड्सॉर्बेट है, ये अपने अंदर बल्क में तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, ये सिर्फ अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब करेगा। तो ये सॉल्वेंट्स इसके सरफेस पे चलता हुआ अल्टीमेटली नीचे आ जाएगा और ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां पर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपने सॉल्वेंट कलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि मेटल सॉल्वेंट के अंदर हाईली सॉल्युबल है, ये मूव करता हुआ बहुत नीचे तक आ जाएगा, मेटल सॉल्वेंट के साथ मूव करता हुआ बहुत नीचे तक आ जाएगा और यहां पर इकट्ठा होने लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका प्यूरिफाइड मेटल। प्यूरिफाइड मेटल क्योंकि इसने अलग तरीके से एड्सॉर्प्शन किया
और क्योंकि इंप्योरिटी मेटल के अंदर ना के बराबर है, वो यहीं कहीं ऊपर अटक जाएगी और ये हो जाएगी आपकी इंप्योरिटी, क्योंकि ये मेटल के जितनी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं हुई तो ये ऊपर रह गए। तो आप यहां पर देखो सेपरेशन हो गया, आपके मेटल और इंप्योरिटी में सेपरेशन हो गया। क्यों? क्योंकि मेटल अलग प्रकार से एड्सॉर्ब हो रहा है सिलिका जेल पर और आपकी इंप्योरिटी अलग तरीके से एड्सॉर्ब हो रही है सिलिका जेल पर। तो इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? इसका प्रिंसिपल हो जाएगा डिफरेंस इन द एडजॉर्प्शन ऑफ मेटल एंड इंप्योरिटी ऑन द एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट पर दोनों का एड्सॉर्प्शन अलग अलग है, ये अलग एड्सॉर्ब हुआ, ये अलग एड्सॉर्ब हुआ, और ये किस पर डिपेंड करेगा? डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल एंड इंप्योरिटी। और इस तरीके से फिर आप बाद में यहां से इस मेटल को आप यहां से क्या कर सकते हो? एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? पक्की बात? तो ये हो जाएगा आपका क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल। बस इसको हमको समझना था, हमने समझ लिया, और यहां पर हमारा ये चैप्टर, यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग इसका रिवीजन वीडियो नहीं बनाएंगे, ऐसा जिसकी कोई नीड नहीं है, बहुत बेसिक चैप्टर था। अब हम लोग इसके बाद सीधे शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसमें भी ग्रुप 15 एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन फैमिली, जो इस ग्रेविटी सर्कल चैनल पर अभी तक नहीं आया है, फॉर द फर्स्ट टाइम आएगा। तो लेट्स होप आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। इसको यहां पर नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो, वैसे मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं बचा, इजी है, एक एक बार पढ़ लीजिएगा। दैट्स इट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।